जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के अंतर्गत विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं विराम चिन्ह। विराम क्या है? तो विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों को किससे लिए हुए मानते हैं? तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। परिभाषा: भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के भेद देखते हैं। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। पूछा जाएगा कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितने विराम चिन्ह हैं? तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 20 विराम चिन्ह हैं। 20 वह कौन कौन से विराम चिन्ह हैं उनके बारे में देखें। तो पहला हमारा अल्प विराम। जो अल्प विराम होता है इसे छोटा होता है। अल्प विराम के बाद ये हमारा है अर्ध विराम। उसके बाद पूर्ण विराम, पूरी खड़ी लाइन। प्रश्नवाचक सभी लगभग जानते हैं। आश्चर्य चिन्ह जिसे विस्मयादि चिन्ह बोलते हैं, उसका ये चिन्ह है। जबकि 6 नंबर पे बात करें तो निर्देशक चिन्ह, निर्देशक यानी कि डैश, इसको हम संयोजक भी बोलते हैं और योजक या सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। 7 नंबर पर कोष्ठक है। कोष्ठक 3 प्रकार के हैं, 1, 2, 3, ये कोष्ठक के अंतर्गत आएंगे। और 8 नंबर में अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में सिंगल पाई से 2 होंगे, जबकि उद्धरण मतलब कि 2, इसमें 2 पाई की तरीके से हमारे चिन्ह समाहित होंगे। और एक आता है उपविराम। उपविराम को हम अपूर्ण विराम के नाम से भी जानते हैं। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस तरीके से उत्कीर्ण होते हैं। 11 नंबर पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति से बचने के लिए। 12 नंबर लाघव चिन्ह जिसे संक्षेप सूचक कहते हैं। 13 नंबर पर लोप चिन्ह इस तरीके से। 14 पर पाद चिन्ह, सामासिक चिन्ह से थोड़ा छोटा। जबकि 15 नंबर पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस तरीके से। पाद बिंदु इस तरीके से। हंस पद जिसे त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं और इसे काग पद के नाम से भी जानते हैं। 18 नंबर टीका सूचक इस तरीके से उत्कीर्ण होते हैं। 19 नंबर में तुल्यता सूचक या समता सूचक में, जिसे हम बराबर के चिन्ह के नाम से जानते हैं। 20 नंबर पे है हमारा समाप्ति सूचक, बीच में 0, अगल बगल डैश। अपूर्ण सूचक चिन्ह, किसी लेख में से जब कोई जरूरी अंश छोड़ दिया जाता है तब उसके स्थान पर यह चिन्ह लगाया जाता है। अल्प विराम के बारे में बात करें
तो अल्पविराम की परिभाषा क्या है? भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव होता है, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है, उसे अल्पविराम कहते हैं। इसके प्रयोग के अधोलिखित नियम हैं। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आएं और उनके बीच में संयोजक और वा इत्यादि ना हो, जैसे सोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सोहन के बाद अल्प विराम लगेगा। राम, श्याम, गोविंद और राघव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ राम के बाद अल्प विराम, श्याम के बाद अल्प विराम, गोविंद और राघव पढ़ रहे हैं। इस तरीके से 2 नंबर, जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए उनके बीच संयोजक ना हो, जैसे राम घर आया। यहाँ पर देखिए वाक्य अलग हो रहा है कि राम घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पर राम घर आया के जस्ट बाद अल्प विराम लगेंगे। 3 नंबर पर देखें तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे देखते हैं कि हम स्टेशन पहुंच तो गए। देखिए यहाँ पर ठहराव थोड़ी देर के लिए आता है कि हम स्टेशन पहुंच तो गए, किंतु ट्रेन जा चुकी थी। मैं चलता मैं चलता मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर अल्प विराम होंगे। जबकि 4 नंबर में समानाधिकरण शब्दों के मध्य में भी अल्पविराम लगता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चीन को कूटनीतिक रूप से परास्त किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विपक्षियों को परास्त किया। इस तरीके से 5 नंबर में देखें तो ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्पविराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो, तब, वह आदि का लोप हो। जैसे जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया। यहाँ पर देखिए ठहराव होता है कि जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया बदमाश था, तो यहाँ पे अल्प विराम लगेंगे। यहाँ पर वह का लोप हो गया है। हम कह भी सकते हैं कि जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया वह बदमाश है, लेकिन यहाँ पर वह का लोप हो गया। जाना है जल्दी जाओ, जाना है जल्दी जाओ, यहाँ पर तो का लोप। अगर तो लगाया जाए तो जाना है तो जल्दी जाओ। वह आएगा, यहाँ पर ठहराओ, वह आएगा काम हो जाएगा, यहाँ पर तब का लोप हो गया है। जबकि 6 नंबर पर हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद भी अल्पविराम लगता है। जैसे हाँ कल सवेरे आ जाना, हाँ कल सवेरे आ जाना, यहाँ पर अल्पविराम। नहीं, यहाँ पर ठहराव हो जाएगा, नहीं तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, अच्छा तुम जल्दी ही जाओ, यहाँ पर भी अल्पविराम लगेंगे। और देखिया जाए तो माँ मेरा कल्याण करो, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विराम। मोहन कक्षा से निकल जाओ, यहाँ पर थोड़ी देर का ठहराव। राधा अब घर के अंदर आ जाओ, यहाँ पर थोड़ी देर का ठहराव। तो जहाँ पर थोड़ी देर का ठहराव हो वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्पविराम लगता है। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्पविराम लगता है। आइए देखते हैं उदाहरण इसमें। जैसे मोहन जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है उसकी कल टांग टूट गई। राधा अल्पविराम जो बहुत अच्छी गाती है आज उत्सव में नहीं आएगी। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएं तो उसके बीच अल्प विराम लगता है। जैसे कई संज्ञाएं आएं, जैसे श्यामा, कामिनी, कौशल्या, वंदना वगैरह। क्रोध, लोभ, मोह जीवन के लिए घातक हैं। उसने गाय, बैल, भेड़, बकरी पाल रखी है, तो यहाँ पर भी अल्प विराम ऐसे लगेंगे जब संज्ञाएं आए उनके बीच में। अब आता है छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह लगता है। जैसे रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय,
सुनी इठ लई हैं लोग सब, बाटी ना लई हैं कोय। आगे अब बात करेंगे हम, अल्पविराम की बात हो चुकी है। अब 2 नंबर पर दिया हुआ है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम तो वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यह 3 स्थितियों में लगता है। एक तो जहाँ प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध न हो, तथा जहाँ वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह असंबद्ध हो, और जहाँ वाक्य तथा खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आए, वहाँ पर जैसे आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो, तो वहाँ पर अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है? जैसे हमारा अल्प विराम होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी, यही हमारा अर्धविराम होता है। और एक हमारा है उपविराम। उपविराम तो देखिए ये हुआ हमारा अल्प विराम, एक हमारा इसी तरीके से उपविराम और अर्धविराम, और उपविराम में हमारा 2 ऐसे तरीके से डैश होगा, वह होगा उपविराम। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने इस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने इस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है। जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो वहाँ उपविराम होता है। जैसे साकेत एक अध्ययन, कामायनी एक अनुशीलन, तो यहाँ पर उपविराम का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम की बात की जाए तो पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है, अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। अधोलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग होता है, वाक्य के अंत में होता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य के अंत में। सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, वाक्य के अंत में। अब बात करते हैं नंबर 2, कहानी उपन्यास लिखने में। वह डाकू, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, कितना भयानक था उसका चेहरा आदि। अब छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंद के चरणों की समाप्ति पर भी लगेंगे। जैसे रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, तो यहाँ पर भी हमारे पूर्ण विराम लगेंगे। अब 5 नंबर पर प्रश्नवाचक आता है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का चिन्ह इस तरीके से होता है जो यहाँ पर लिखा है। पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है तब वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जैसे तुम कब आओगे, वह क्यों नहीं आया, तुम क्या खाओगे, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब 6 नंबर पर विस्मयादि बोधक। 6 नंबर पर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक इस तरीके से, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक अव्ययों के बाद यह चिन्ह लगता है। श्री गुरु ने इसे आश्चर्य चिन्ह कहा है। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, यहाँ पर हर्ष की बात है। अरे, जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया, यहाँ पर आश्चर्य की बात है। ओह ओह, तुम आ गए, बड़ा अच्छा किया, ये प्रसन्नता की बात है। आह, वह बेचारा चल बसा, ये शोक की बात है। छी छी, तुम कितने घृणित आदमी हो, ये घृणा की बात है। जबकि 7 नंबर की बात करें, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह की पहचान ये है हमारी। अवतरण चिन्ह जब किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं तो प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत बंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्री कामता प्रसाद गुरु उद्धरण चिन्ह को निदेशक चिन्ह कहते हैं और इसके लिए कोष्टांकित चिन्ह का प्रयोग बताते हैं। अब बात करते हैं संयोजक चिन्ह की। संयोजक चिन्ह इस तरीके से, हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। दो सहचर तथा विपरीतार्थ शब्दों के मध्य में
यह चिन्ह प्रस्तुत होता है। जैसे दो सहचर में आचार विचार, रंग रूप, आना जाना, ये सहचर शब्द हैं। धरती आकाश, दिन रात, अंधेरा उजाला, ये विपरीतार्थक हैं। घर द्वार, माता पिता, भाई बहन, उठना बैठना, ये एक सामासिक शब्द हैं। तो सहचर में, विपरीतार्थक में, सामासिक शब्द में जो प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं संयोजक चिन्ह। अब 9 नंबर पर है कोष्टक। कोष्टक इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांकों को घेरने के लिए तथा नाटकों में पात्र की गतिविधियों अथवा रंगों के संकेतों के लिए होता है। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, कौंतेय अर्जुन, राधेय कर्ण। अर्थ का स्पष्टीकरण संतों के 3 प्रमुख गुण हैं: सदाचरण, सत्य भाषण, ईश्वर भजन, क्रमांक निर्देश। नेता अपनी तिरछी हो गई टोपी सीधी करते हुए, अपनी तिरछी हो गई टोपी सीधी करते हुए मैं उस अधिकारी को सबक सिखा दूंगा, ये नाट्य संकेत है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने कोष्टक के 2 और भेद बताए हैं। कोष्टक के 2 और भेद बताए हैं। एक तो ये कोष्टक होता है, एक इस कोष्टक को बोलते हैं वर्गाकार कोष्टक, इसको बोलते हैं सर्पाकार कोष्टक। तो वर्गाकार कोष्टक का प्रयोग कहाँ पर होता है, आइए देखते हैं। इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि के सही दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया जाता है या कोष्टक को घेरने का काम भी करता है। जैसे अनुवादित, ये गलत है, ये होगा अनुदित। ग्रंथ भूल सुधार। साकेत महाकाव्य है, लेखक मैथिली शरण गुप्त। अन्य कोष्टक से भिन्नता, एक होते हैं सर्पाकार। तो श्री गुरु ने के अनुसार इसका उपयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं और जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। इस प्रकार कोष्टक के कुल 3 प्रकार होते हैं। एक ये है कोष्टक, ये है वर्गाकार कोष्टक, ये है सर्पाकार कोष्टक। अब बात करते हैं 10 नंबर पर दिया हुआ है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को इस तरीके से प्रयोग करते हैं इससे। तो किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े नगर हैं, जैसे के बाद लगेगा हमारा विवरण चिन्ह, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। लेकिन इन सब के बीच में अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। 11 नंबर पर दिया हुआ है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम और आप इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किए हैं। एक तरफ दिया हुआ है जैसे कि वस्तु का नाम, चीनी, चीनी 5 किलो, आटा, आटा भी 5 किलो, चावल, चावल भी 5 किलो। इसे बोलते हैं पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब किसी चीज़ को दोहराया जाना। अब 12 नंबर पर आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को बिल्कुल ओ की तरह या जीरो की तरह व्यक्त करते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने इसे संकेत करते हैं। अंग्रेजी में इसका खूब चलन है। पूरे शब्द के स्थान पर उसका प्रारंभिक शब्द जीरो लगा देना लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे प्रा लाघव चिन्ह, डाल लाघव चिन्ह, घा, इसका फुल फॉर्म बनेगा प्रधान डाकघर। इसी तरीके का अल्प बचत योजना का बनेगा आ लाघव चिन्ह, बा लाघव चिन्ह, यो लाघव चिन्ह। तो आ से अल्प, बा से बचत, यो से योजना। समझ में आ रहा होगा भाई। उसके बाद 13 नंबर पर हम बात करते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह ऐसे ऐसे लिखे जाते हैं। तो श्री गुरु ने इसे स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं। जब किसी का उद्धरण देते हैं तो उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसे छोड़े हुए भाग को लोप चिन्ह लगाकर संकेतित करते हैं। जैसे लेखक ने कई विषयों पर पुस्तक लिखी, लेखक ने कई विषयों पर पुस्तक लिखी, इस तरीके से यहाँ पर लोप चिन्ह लगा दिए जाते हैं। अब आता है 14 नंबर पर पाद चिन्ह।
पाद चिन्ह को सामासिक चिन्ह छोटा होता है, पाद चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। श्री, इसे श्री गुरु ने रेखा नाम से अभिहित किया है। जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है। जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उसके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है, इसे ही पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। दोनों शब्दों के नीचे खींची गई पाद रेखा ही यहाँ उदाहरण समझी जा सकती है। हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक कोटियों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय हैं। 15 नंबर पर आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जो कि इस तरीके से प्रयोग होते हैं। हिंदी में इसे प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। श्री गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की। श्री कामता प्रसाद गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की, ध्यान दीजिएगा, नहीं। तुम मत आना हे राम हे प्रभु, पाद चिन्ह। पाद चिन्ह को बिंदु से ही निरूपित करते हैं, इस तरीके से बिंदु। हिंदी में अरबी, फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाले चिन्ह बाद बिंदु कहलाते हैं। यह का, खा, जाफा वाले शब्दों में लगता है। अब हिंदी में इस चिन्ह का चलन समाप्त सा हो रहा है। श्री गुरु ने चर्चा नहीं की। जैसे इसके प्रयोग होंगे गजल, खौफ, खिदमत, जमीन, जबान, किस्मत आदि। 17 नंबर पर हंस पद है, जिसे त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। हंस पद को इस तरीके से निरूपित करते हैं, लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है, कोई अक्षर छूट जाता है तो उसकी जगह हंस पद लगाकर ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे श्री कामता प्रसाद गुरु ने हंस पद चिन्ह की चर्चा की है। कुछ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, यहाँ पर हंस पद यानी कि कुछ छोड़ गया, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वह लिस्ट अपना नाम, वह लिस्ट अपना नाम नहीं चाहता, यहाँ पर कुछ छूट गया है, इस वजह से यहाँ पर हंस पद का प्रयोग किया जाता है। काक पद का उपयोग छूटे हुए अंश के लिए होता है, लिखने में एक प्रकार का चिन्ह जो लोक में पंक्ति के नीचे यह सूचित करने के लिए लगाया जाता है कि यहाँ वह पद या शब्द छूट गया है। काक पद। अब ये होते हैं हमारे टीका सूचक। टीका सूचक हमको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे टीका सूचक चिन्ह होते हैं। तो श्री गुरु के अनुसार पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन या दो धन का चिन्ह या कोई अंक लिख देते हैं। शोध ग्रंथों की पाद टिप्पणियों में अंक दिया जाता है। कार्यालयीय कार्यों में तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा कि शोध ग्रंथों में पाद टिप्पणियों में अंक दिया जाता है, जबकि कार्यालयीय कार्यों में तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये खत्म होते हैं। 19 नंबर पर आता है तुल्यता। तुल्यता इसी तरीके से बराबर का चिन्ह लगाकर करते हैं। शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचक करने में यह चिन्ह व्यवहृत होता है। जैसे पाषाण, पाषाण को हम कहते हैं पत्थर। धरा, धारा को हम कहते हैं पृथ्वी। विडौला, विडौला को हम कहते हैं इंद्र। इसी तरीके से 4 + 2 होता है 6, 8 + 4 होता है 12, तो ये हम तुलना कर रहे हैं। 50 + 30 होता है 80, हम तुलना करते हैं। आ को बा भी कहते हैं, इसे हम भी तुलना करते हैं। 20 नंबर पर है समाप्ति सूचक। 20 नंबर पर है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक को ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे ऐसे, ये हैं हमारे समाप्ति सूचक। किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लिखा जाता है। जैसे यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है, और नीचे उपर्युक्त चिन्ह बना दिया जाएगा। पुस्तक के सभी अध्यायों की समाप्ति पर यह चिन्ह बना दिया जाता है। अध्याय समाप्ति, पुस्तक समाप्ति। अब अनुप्रेक्षा की बात करते हैं थोड़ी देर और बस। देखिए, विराम का अर्थ होता है ठहराव, इसको हम पढ़ चुके हैं। श्री कामता गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 20 है। अल्प विराम का चिन्ह इस तरीके से होता है, जबकि अर्धविराम का चिन्ह इस तरीके से होता है। अल्प विराम और अर्धविराम में थोड़ा सा परिवर्तन है बस। हंस पद
किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद को हम त्रुटि विराम के नाम से भी जानते हैं। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो देखिए, राम कहाँ जा रहा है, हम प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, हम इसको जानते हैं। उपविराम का चिन्ह इस तरीके से होता है। उपविराम का चिन्ह इस तरीके से। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तभी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह ये है, जिसे लाघव चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करें। रात्रि रात्रि यानी कि निशा, रात्रि को निशा कहते हैं, तो यहाँ पर होगा तुलना वाला चिन्ह। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ होता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी होती है, तब लोप निर्देश की बात होती है। अब बात करते हैं और आगे कि जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह दिखाए गए हैं, रेखांकित चिन्ह लोप सूचक चिन्ह है। इसके अलावा इस चिन्ह लोप सूचक चिन्ह है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण, ये है विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के कई बड़े नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, ये हमारे हैं विवरण चिन्ह। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहारा उद्धरण, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहारा उद्धरण का प्रयोग करते हैं। जैसे निराला, इस पर विशेष बल दे दिए हम, तो निराला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं। लेकिन दोहरा उद्धरण, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन को यथावत यानी कि जो या त्यों लिखने पर किया जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं कल की क्लास में इसी विराम चिन्ह के एमसीक्यू पर आधारित। और आप सभी साथियों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और हमारे इस वीडियो के अंत में टेलीग्राम लिंक दे दिए गए हैं, जिससे आप जुड़ सकते हैं और हिंदी के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जय हिंद।